यानी ये जो पूरी यंत्रणा है, संसद से लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसे नंबर 1 किस दिशा में कार्य करना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना है। देश को चलाने के लिए 3 भाग, ये जो मैंने पहले बताए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज हमारे विकास के लिए जो भी मिल रहा है वो संविधान की व्यवस्था और दिशा निर्देशों के कारण मिल रहा है। अगर संविधान में लिखा नहीं होता तो जो हमें कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिलता। लोगों के कल्याण, विकास, सुरक्षा, संवर्धन के लिए संविधान में यंत्रणा बनाई गई है और इस यंत्रणा के माध्यम से, जिसमें कानून है और योजनाएं बनाने के लिए विधायिका बनाई गई है। योजनाओं पर अमल करने और विविध प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यपालिका या प्रशासन है और न्याय करने के लिए न्यायपालिका बनाई गई है। न्यायपालिका का काम है न्याय देना, न्याय करना। न्याय की आम अवधारणा है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। नंबर 1, न्याय हुआ कि नहीं। नंबर 2 है, अगर न्याय हुआ है तो क्या केवल न्याय करने वाला ये न समझे कि मैंने न्याय किया है, बल्कि जिसको न्याय दिया उसको भी लगे कि मेरे साथ न्याय हुआ। अगर न्यायपालिका न्याय देती नजर न आए तो उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। उसे लगाम लगाने की ताकत संसद या पार्लियामेंट के पास है। बहुत बढ़िया। जजों की नियुक्ति का यदि हम प्रावधान देखें संविधान में, तो संविधान में जजों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भाग 5 और भाग 6 में है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124, 124(2) और 124(3) में है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के प्रावधान अनुच्छेद 217 1 और 2 में है। भाग 5 और भाग 6 का आपस में अंतर संबंध भाग 3 से है, क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है और न्याय भी उसी की एक प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार न्यायिक नियुक्तियों के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबंधित सेवाओं की नियुक्ति करने का अधिकार है, वैसे ही और इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से SC, ST, OBC प्रतिनिधित्व इनका नजर आता है। इसी प्रकार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए कमीशन बनाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा हमारे मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में भी नजर आएगा, जो संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। अनुच्छेद 16(4) के तहत हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वर्तमान में SC, ST, OBC के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। साथियों, भारत देश का जो इतिहास है वो क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है।
जब जब देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए तो उसे काउंटर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमेशा प्रतिक्रांति हुई है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो 7 अगस्त 1990 को लागू होना, ये बहुजनों के लिए एक क्रांति था। इस कमीशन के लागू होने के बाद बैकवर्ड क्लास ने अपनी राजनीतिक हैसियत को पहचाना और 2010 यानी 2 दशक तक राजनीति के महत्वपूर्ण और अग्रणी वो उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व दिखाया। तो ये जो क्रांति है, इसे प्रतिक्रांति में बदलने के लिए ब्राह्मणवादी ताकतों ने पुरजोर कोशिश की, जिसमें पहला जो प्रतिक्रांति का हिस्सा था वो था मंडल कमीशन, जो 1990 में ये कमंडल यात्रा जो पहला प्रतिक्रांति का ये पॉइंट था, जो उसे 1990 में शुरुआत इसकी की गई। 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसकी आर्थिक नीतियों को घोषित किया गया। इसी तरह से तीसरी प्रतिक्रांति थी न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसे 1993 में लागू किया गया। अब तक का जो दौर था, तब न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों में होती थी, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोगों में राजनीतिक चेतना की निरंतरता के कारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 217(1), 124(2) और 312(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित और बाध्य है। अतः एमपी की संख्या के बढ़ने से निश्चित रूप से न्यायाधीशों को नियुक्त करने में SC, ST, OBC की को प्रतिनिधित्व मिलना लाजिम था। तो ब्राह्मणों का जो तीसरा केंद्र है न्यायपालिका, वो बहुत तेजी से सक्रिय हो गया और सक्रिय होकर के उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1993 को एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सेकंड जजेस केस के मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह व्यवस्था दे दी कि यदि उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त है, तो उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श का अर्थ सहमति होगा, जिसे वर्मा जी ने बताया। इसके अंतर्गत न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि मुख्य न्यायाधीश अपना परामर्श देने से पहले उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय लेंगे तथा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के अधीन अपनी सलाह देते समय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार सन 1993 से न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम के माध्यम से न्यायपालिका ने अपने हाथों में ले लिया और जज की नियुक्ति जज मिलकर करने लगे, जिसके जनक जस्टिस
PN भगवती है। इस प्रकार की नियुक्ति में SC ST OBC को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना नामुमकिन सा हो गया। बाबा साहब की आशंका सच साबित हुई। 24 मई सन 1949 को संविधान सभा में भाषण में बाबा साहब ने कहा था, यदि मामले को मुख्य न्यायाधीश के ऊपर छोड़ देते हैं तो यदि वो चाहेगा तो भर्ती करेगा और नहीं चाहेगा तो भर्ती नहीं करेगा। तो इस तरह भारत के राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश का निर्णय बंधनकारक होता है। संविधान के प्रारूप में जो शक्तियां राष्ट्रपति को दे रखी है, यदि उसे मुख्य न्यायाधीश को दी जाती है तो यह एक खतरनाक परिपाटी होगी, क्योंकि जज भी एक व्यक्ति होता है, उसमें भी मानवीय कमजोरियां होती हैं। ये बात बाबा साहब ने आगाह की थी और इस बात को उसी समय खारिज कर दिया गया था। जजों की नियुक्ति करने का जो अधिकार है संविधान में राष्ट्रपति और सरकार को दिया हुआ है, राजनीतिक कार्यपालिका को दिया है। केंद्र में जिस पार्टी का बहुमत है उसकी सरकार बनती है और उसके कैबिनेट को ये अधिकार दिया गया है। कैबिनेट यह राजनीतिक कार्यपालिका है। विधायिका में जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, इसलिए वे जनता की भावना को समझकर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ताकि वे जनता के हित में फैसला ले सकेंगे। ऐसी भावना बाबा साहब के मन में थी। अधिनियम 2015 ये लागू किया गया जब से भारत की जनता की प्रतिनिधि संस्था कॉलेजियम की प्रणाली, जो देश की संसद है जिसमें जनता की राय परिलक्षित होती है संसद, इसमें कॉलेजियम प्रणाली जैसे कि पारदर्शी नहीं है, बल्कि इसमें घोर भाई भतीजावाद है, वंशवाद है, जातिवाद है। तब से ये बातें जब उठने लगी, तब से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति सार्वजनिक बहस का एक विषय बन गया और इसीलिए देश की संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015 पारित किया और संविधान में संशोधन किया। उपरोक्त कानून और संशोधन की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इसे कचरे की टोकरी में फेंक दिया गया और अनुच्छेद 312(1) के प्रावधानों की अनदेखी कर दी गई। देश में शासन प्रशासन को चलाने वाली आर्य ब्राह्मणी विचारधारा के लोग इस देश के मूल निवासी बहुजनों के ऊपर अपना वर्चस्ववाद थोप रहे हैं। उन्हें तो पता ही है कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन वो इस ढंग से कर रहे हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि वे खिलाफ में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जब ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर चलाई तो धीरे धीरे पिछले 17 वर्षों के अंदर ये दबाव शासन के ऊपर आया और शासन ने ये माना कि इस न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, जो व्यवस्था की गई है, वो इस देश में चला रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वह संवैधानिक सम्मत, संविधान के सम्मत नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? हमने समस्याओं पर चर्चा की। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई कि न्यायपालिका में किस तरह से SC ST OBC को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, जिसके कारण ये कॉलेजियम के माध्यम से
इन्हीं सवर्णों के ही पूरे परिवार के लोग उस न्यायपालिका में बैठे हैं और हम बहुजनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये जो प्रतिनिधित्व विहीन न्यायपालिका जो कि बहुजन विरोधी है, तो इसका स्थायी समाधान क्या है, ये विषय की मांग है। हम न्यायपालिका में मूल निवासी बहुजनों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। संविधान में जो हमारे हक अधिकार रखे गए हैं, वो अधिकार पाने के लिए न्यायपालिका में हमारा प्रतिनिधित्व हो, ये हमारा मकसद है। नंबर 1, संविधान के प्रति जो बेईमान लोग हैं, वो न्याय देने वाली जगह पर बैठे हैं, तो वो वहां कैसे बैठे हैं, ये एक सवाल है, इसे हमें समझना है। अगर न्यायपालिका को लगाम लगाने के लिए केवल अथॉरिटी संसद के पास है, तो संसद कैसी होनी चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। वहां जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो निर्णय करने वाले लोग हैं, वो कैसे होने चाहिए, ये एक सवाल है। यदि निर्णय हमारे लोगों के विरुद्ध है और चीफ जस्टिस के विरुद्ध पार्लियामेंट में मुकदमा चलाना है, जैसे वर्मा जी ने इम्पीच कहा, तो कम से कम 100 सांसद आपके पास होने चाहिए। यदि हम कहें कि SC/ST के 121 और OBC के मिला दें तो बहुत अधिक सांसद है, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्यों? ये सवाल है हमारे सामने। तो इसके लिए यानी सही लोगों को संसद में पहुंचाना पड़ेगा, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जब तक सही लोगों को व्यवस्था में नहीं बैठाएंगे, तब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। हमारा प्रतिनिधित्व तभी हो सकता है जब हम एक राजनीतिक फोर्स, सामाजिक फोर्स के साथ बनकर उभरे। इस देश में हमें न्याय चाहिए, तो क्या करना होगा? पहले न्यायिक सेवा में लोगों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाना अति आवश्यक है। जो पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बात की, जो संविधान के अनुच्छेद 312(a) के तहत आता है। न्याय चाहिए तो हमें सिर्फ अपने अच्छे जजेस बनाने के लिए अपने बच्चों को जुडिशियल सर्विसेज परीक्षा में बैठाना होगा। कोई भी सरकार यदि जनता को न्याय नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकार को बदलने का अधिकार जनता के पास है। बॉल हमारे पाले में है, क्योंकि वोट का अधिकार हमारे पास है। तो सही लोगों को चुनकर सरकार में भेजना ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी संसद को ऐसे लोगों को कब्जे में लेना होगा जो ईमानदार है और वो चाहते हैं कि इस देश में संविधान पर सही अमल होना चाहिए। संविधान की ख्वाहिश का लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए और सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। हम आंदोलन चला रहे हैं हमारे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए। आंदोलन चलाने का मकसद है कि समस्याएं सुलझनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हमारी एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी भी जाने की कगार पर है, तीसरी पीढ़ी आएगी तो पूछेगी समस्या सुलझी या नहीं। तो हमें जो ये हमारा BS4 का अभियान चल रहा है, यदि इसे हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाते हैं, इस अभियान को, अपनी बात को यदि 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंचाने में सफल होते हैं, तो वो 1 करोड़ जो हमने आंदोलन में वैचारिकी के रूप से तैयार करके उसे
शामिल यदि कर लिया है तो आने वाले वर्षों में इस देश की तस्वीर बदल सकते हैं। हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको हम धरातल पर उतार सकते हैं, क्योंकि जब हमारी पार्टी होगी, हमारे सांसद होंगे तो एजेंडा भी हमारा ही होगा और संसद के पटल पर हम उसे दमदारी से रखेंगे। जो शासक वर्ग हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है वह जीत कर संसद में नहीं जाना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखकर समाज को तैयार करना है, ये विषय की मांग है। यदि संसद में ही न्यायपालिका को नकेल लग सकती है तो हम राजनीति से दूर नहीं रह सकते। संसद को ही ऐसा बनाया जाए जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन के विचारों और ख्वाबों की हो। फिर वहां से जो कानून बनेगा, निर्णय बनेगा, वो हमारे महापुरुषों के आंदोलन के अनुसार होगा। तब हम कह सकेंगे कि सही मायने में भारत में लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। तो मैं अंत में कहना चाहूंगी, समय बहुत ज्यादा हो गया है, कि मूल निवासी परिंदों, मूल निवासी साथियों, अपने परों को खोलो। मूल निवासी साथियों, अपने परों को खोलो, जमाना उड़ान देखता है। मूल निवासी साथियों, अपने परों को खोलो, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। सभी को जय भीम।